दोस्तों ये देखिए नीचे दो बतख हैं जो मछलियों का शिकार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देखिए। तो जय श्री राम सभी को। तो मैं सुनील कौशल, इस देवभूमि में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है व्यास नदी और आप यहाँ का व्यू देखिए। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डंडा आप देख रहे हैं यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए ये लगाया हुआ है। ठीक है, एक दो और यहाँ पे और भी लगाए हुए हैं जहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है। तो ये वही जगह है जो आज से मैंने कुछ सालों पहले वीडियो में दिखाया गया था। तो जहाँ पे जो पानी गोल घूमता है, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से पानी जो वापस पीछे की तरफ घूमता है, पीछे की तरफ को आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आखिरकार यहाँ पे सीन क्या था, किस तरीके से यहाँ पे पानी गोल घूमता है और किस तरीके से वापस आता है और क्यों आता है। और यहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है और यहाँ की जो क्या कहते हैं इसे, खूबसूरती भी बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे आप गोवा बीच में आ चुके हैं। बस थोड़ा छोटा सा एरिया है लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू और यहाँ पे कैसी मछलियाँ पकड़ी जाती है और क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो आजकल यहाँ पे ब्यास नदी बहुत ही कम है। तो गाइज़ ब्यास नदी जब अपने उफान में होती है, जब यहाँ पे बिल्कुल फुल पावर होती है, तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो नदी का, ये इतना इसका एरिया है और ये आप देख सकते हैं ऊपर ये जो टूटा हुआ है। तो दरिया इतनी ऊपर से चली जाती है। ये देखिए आप वहाँ से बिल्कुल लैंडस्लाइड हुआ ऊपर से, इतनी जाती है ये। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि यहाँ से जो दरिया आती है बहुत ही फास्ट आती है। तो यहाँ पे जो बजती है ना, वो बजती है उस कोने में, आप देख रहे हो वहाँ पे जो बजती है, यहाँ की जो पानी बजता है, तो वो घूम के यहाँ से वापस आता है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से गोल घूमेगा पानी, यहाँ से नीचे को जाएगा और यहाँ से ऊपर को, और जो बीच में जो बनता है ना, वो बनता है यहाँ पे बवंडर। बहुत ही तूफान वाला और बहुत ही ख़तरनाक वाला बवंडर बनता है। आप ये देख सकते हो कि पानी का उफान यहाँ तक चढ़ता है, ऊपर तक। तो इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ, आप मान के रखिए कि कम से कम 30 फुट ऊपर यहाँ पे पानी चढ़ता है और इससे नीचे और भी 30 से कम 30-40 फुट होगा नीचे को, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत डेंजर होता है जिस वक्त पानी आता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। और यहाँ पे पानी इतना गोल गोल घूम रहा होता है। तो आजकल यहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, थोड़ा सा आई थिंक आजकल तो थोड़ा बड़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आजकल रेत आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो होता है ना, वो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 बतख थे। वो बतख इसीलिए होते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत होती है। ये आप देखिए ऐसे डंडा रखा जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको लकड़ के साथ नीचे वो किया हुआ पत्थरों के साथ, यहाँ से जो कांटा होता है मछली का वो यहाँ पे फेंका जाता है और सुबह लगा के जाते हैं। वो शाम को जब आते हैं तो फिर उसे खींच के मछलियाँ निकाली जाती है और यहाँ पे दारू पाल्टी होती है। फिर तो यहाँ पे शाम को फिर वो जब मछलियाँ पकड़ता है, यहाँ पे कम से कम 6-7 मछलियाँ पकड़ी जाती है। ज़्यादा भी पकड़ते हैं, ठीक मोटे मोटे साइज़ की होती है। और यहाँ से ले जाने के बाद बंदे काम के आने के बाद यहाँ पे फिर दारू पार्टी करते होंगे या फिर घर को ले जाते होंगे, वो वही जाने। लेकिन यहाँ पे मछलियाँ तो पकड़ी जाती है। मैंने अपनी व्यास नदी में उतनी ज़्यादा नहीं देखा मछली पकड़ते हुए। जो छोटी मोटी खड्ड होती है उसमें आई थिंक से वो पकड़ते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आज पहली बार देखा है। पहले भी ऐसे देखा हुआ है लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ट्राई करना चाहूँगा कि कैसे मछली पकड़ते हैं और हमारे इस ब्यास नदी की आखिरकार मछलियाँ होती कैसी है, कैसे पकड़ा जाता है। और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी होती थी, आजकल वो मछलियाँ यहाँ दिख ही नहीं रही है, बहुत कम है यहाँ दिख रही है। तो रेत भी यहाँ काफ़ी होती है और यहाँ की जो रेत होती है वो घरों के लिए
लोग यहाँ से ले जाते हैं। ये जो आप रेत देख रहे हैं, ये रेत काफ़ी अच्छी मात्रा में बिकती है। कम से कम 1500 या 2000 के बीच में एक ट्रैक्टर यहाँ पे बेचते हैं लोग, यहाँ का जो रेत होता है। और इस रेत को निकालते निकालते यहाँ नीचे और ज़्यादा ये गड्ढा बनता जाता है। इसमें जितनी दरिया से आप रेत निकालोगे उतना नीचे गहरा गड्ढा बनता जाएगा। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं 2 बगुले जो यहाँ पे मछलियों का शिकार कर रहे हैं। जो जैसे ही मछली कोई ऊपर दिखती है उनको वहीं से खींच के ले जाती है उनको। तो ऐसी जगह आके ना बिल्कुल माइंड एकदम से शांत हो जाता है। मेरा तो प्रकृति में जुड़ाव ही बहुत अच्छा है। आई लव प्रकृति, मुझे बहुत प्यार है नेचर से। और यहाँ के पेड़ पौधे जो पीछे आप देख रहे हो, नारियल की तरह पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे पेड़ पौधे हो और ऐसा शांत माहौल हो। आप मेरे पीछे ये अभी देख रहे हैं कि ये जो दरिया है कितनी शांत है, ठीक है। लेकिन जब इसका आप विराट रूप देखते हो ना, तब आपको इस प्रकृति से बहुत डर लगने लगेगा। और डर भी बहुत ज़रूरी है। यदि इंसान हो या जानवर हो या प्रकृति हो, कोई भी हो, यदि उसका डर ना हो तो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, अगर उसका डर ना हो तो लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। जैसे आजकल आप देख लो, हिमाचल हो या कहीं के भी पेड़ पौधे हो, उन्हें किस तरीके से काटा जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे, जंगलों को खाली किया जा रहा है। जिस पेड़ को 100 साल से ज़्यादा बड़े होने में लगता है, जैसे एक पुष्पराज मूवी थी, उसमें आप देख सकते हैं कि चंदन कितना महंगा बिकता है। तो वहाँ के लिए वो चंदन महंगा, लेकिन हमारे हिमाचल के पहाड़ों के लिए देवदार की लकड़ियाँ बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 100 साल लगते हैं या 150-200 साल भी लगते हैं। और उसकी वजह से जो होता है ना, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि बारिश होती है और ज़मीन के नीचे नमी रहती है, बहुत कुछ होता है। प्रकृति को जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, लोग उसको कुछ पैसों के लिए उसको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो कि लकड़ियों के महंगे महंगे मकान बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। एक समय ऐसा था कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे बुज़ुर्गों के समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। तो लोग क्या करते थे कि लोग बनाते थे लकड़ियों की, वो बनाते थे घर बार लकड़ी और मिट्टी के। लेकिन मैं अगर आजकल के इस युग की बात करूं तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है कि आजकल कंक्रीट के घर बन रहे हैं, आजकल बजरी है, रेत है, न जाने कितनी टेक्नोलॉजी है, फिर भी लोग लकड़ियों के घर बनाए जा रहे हैं। एक तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, और उन घरों में भी यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उस घर को जलने में कुछ भी देरी नहीं लगेगी। कई गांव ऐसे बर्बाद हो गए, गांव के गांव बर्बाद हो गए। एक घर में आग लगी तो सारे घर ख़त्म। हमारे पहले के जो घर थे वो भी लकड़ियों के ही घर थे। अब लोगों ने बनाए हुए हैं, सीमेंट के घर बनाए हुए हैं, तो अच्छा है, सुरक्षित है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार प्रकृति को इतना हल्के में मत लो। अभी कुछ समय पहले प्रकृति ने हमारे को एक ऐसा जवाब दे दिया था जहाँ पे ना अमीर ना गरीब, ना बड़ा ना छोटा, ना जात ना पात, कुछ नहीं देखा। बहुत बुरी तरह से उसने इतना प्रभाव डाला हमारे जीवन के ऊपर। हमारा हिमाचल जो है ना, वो बहुत पीछे चला गया। कम से कम 20-25 से ज़्यादा सालों पीछे चला गया हमारा हिमाचल। उस बारिश की वजह से इतना डैमेज हो गया हमारा हिमाचल, आप सोच नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही, मैं कहता हूँ कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही भगवान है। भगवान भी प्रकृति के अंडर ही आता है, समझे आप। तो जिस प्रकार से कोई बोलता है कि ये बड़ा, मैं बड़ा, मेरा देवता बड़ा, क्या कोई कुछ बड़ा नहीं है यारो, सब प्यार से रहो। आप ये समझो कि भगवान हमारे को बना के छोड़ दिया है, अब इसमें तुम मज़े करो या कुछ करो, प्रकृति को कोई कुछ नहीं होने वाला।
यदि हम मरेंगे या जिएंगे, इस प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे या कुछ भी होगा, भगवान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप ही नुकसान करोगे। आई थिंक से मुझे एक एग्जांपल देना चाहिए आपको। एक कद्दू करना, आप जो खाने का कद्दू होता है, एक साफ़ कद्दू करना, उस कद्दू को आप किसी स्थान पे रख देना, उसमें कुछ समय बाद अपने आप कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाहर रख देना आप कहीं भी, उसमें ना आप कहीं से ला के कीड़े नहीं डालोगे, कुछ नहीं होगा, उसमें प्राकृतिक तरीके से वो सड़ने लगेगा और उसमें कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से ये जो प्रकृति है ना, भगवान ने तो अनंत ब्रह्मांड की रचना की हुई है, उसी तरीके से उनमें भी कुछ ना कुछ होगा। हमारा भी वैसे ही भगवान ने बना के छोड़ दिया प्रकृति में, उसमें हम उत्पन्न हुए। जैसे कीड़े अचानक से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि एक कद्दू के अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं ना अपने आप, वैसे ही हम भी उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद उन कीड़ों को जीना है, मरना है, उनके ऊपर तय है। हमारा उन कीड़ों से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान ने हमारे को बना के छोड़ दिया है इस प्रकृति के अंदर। हम चाहे इस प्रकृति को चोट पहुँचाए या फिर हम इसकी पूजा करें, वो हमारा ही नुकसान है, हमारा ही फ़ायदा है। मैं आपको प्रकृति के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पेड़ पौधे बचाओ, लगाओ और प्रकृति के साथ एंजॉय करो। इंसान आखिरकार होता कितनी साल का इंसान है, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छे काम करो, एंजॉय करो, हर चीज़ है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चिकन मत खाओ, मीट मत खाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं भी खाता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ तो खाते हैं पहले से ही। मैंने कोशिश की कितनी बार कि मैं मीट चिकन ना खाऊं, ठीक है। कहीं ना कहीं से फिर एक होता ना फैमिली प्रेशर, ऐसा कि आपको खाना पड़ेगा या तो ऐसा है क्या है, लेकिन अब खाते हैं तो खाते हैं। मैं इस मामले में आपको नहीं बोलूँगा आप खाओ या ना खाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा ये चीज़ है कि मतलब प्रकृति को आप नुकसान मत पहुँचाओ। यदि आपने प्रकृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हमारा ही क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आजकल कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसमें अलग ही लेवल करना चढ़ा हुआ है। जैसे कि किसी में फूल आजकल लगे हुए हैं, किसी में फ्रूट आजकल लग रहे हैं। कुछ मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही है कि अब गर्मी है तो मैं क्या करूं, सर्दी है तो क्या मैं पक जाऊं, ये क्या करूं। पेड़ पौधे परेशान हो चुके हैं, आखिरकार हम क्या करें, क्लाइमेट ही इस तरह का चेंज हो चुका है। जो हमारे यहाँ चीज़ें नहीं होती थी वो भी हो रही है, कई चीज़ें जो हो रही है वो भी नहीं हो रही थी। हमारे कुल्लू में जो बीच के एरिया है वहाँ पे सेब होते ही नहीं, सेब होते थे, बहुत अच्छे सेब होते थे। लेकिन आज का वक्त ऐसा कि सेब ही नहीं हो रहा है। अब अनार यहाँ पे अच्छे पैदावार हो रही है, ठीक है, लेकिन सेब का कोई नामो निशान हमारे एरिया में है ही नहीं। मनाली साइड है, कहीं कहीं ऊपर के एरिया में है, लेकिन हमारे यहाँ सेब हो रहा है लेकिन कलर ही नहीं आ रहा उसमें। भाई क्लाइमेट ही अलग कर दिया आप लोगों ने। कुछ हद तक आप काट सकते हो, जैसे कि सूखी लकड़ियाँ होगी ये वो, लेकिन प्रकृति को ज़्यादा चोट ना पहुँचाए। बाकी तो मैं एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो। देखो यारो, इतने पहाड़ है, इतने अच्छे अच्छे लोग दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं। पर कुछ बात ऐसी भी है, शायद पता नहीं आपको होता है कि नहीं, जैसे कि हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमें लगता है मार्केट अच्छी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ऐसे स्टेट हमारे को अच्छे लगते हैं, ठीक है। हमें बाज़ार के एरिया अच्छे लगते हैं और वहाँ के लोगों को यहाँ ये पहाड़, नदियाँ, नाले अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक से सभी को खुश रहना चाहिए, आते जाते रहो, ठीक है, गच रहो भाइयों। तो आज की वीडियो ये दिखाने के लिए था कि आप देखो यहाँ पे आजकल पानी बिल्कुल बराबर जा रहा है और कुछ समय बाद फिर से यहाँ पे गोल गोल घुमा जाएगा। तो मैं वीडियो और भी बनाना चाहता हूँ, आप वीडियो को सपोर्ट किया कीजिए। आप वीडियो को आधा देखते हो और आधा उसके बाद आपको पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहो, क्या पता मैं आपके लिए कहीं और की वीडियो बनाऊँ, कहाँ कहाँ मतलब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। यूट्यूब से मुझे बहुत प्यार है, ठीक है, और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा।
ऐसे ही कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तो आप भी ज़िंदगी में खूब मज़े करो, एंजॉय करो, तो प्रकृति के साथ जुड़े रहो और जंगली जानवरों से प्यार करो। आप सबका ख्याल रखो, छोटे बड़े हो सबका, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि आप खाओ ना खाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन भाई मैं तो फ़िशिंग करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक दिन मैं यहाँ पे फ़िशिंग ज़रूर करूँगा, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं और करेंगे हम। और मिलते हैं हम किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं और नई नई जगह जाऊं। आजकल क्योंकि मौसम अब साफ़ हो चुका है, अब रास्ते भी लगभग साफ़ हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कहीं और भी जाने की। और भी कई ऐसे हिमाचल में जगह है घूमने फिरने की, और डेली के मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली भी ब्लॉग बनाऊं, कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहे हम बातचीत। बस आपसे जुड़ाव रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सभी को, और अपना ख्याल रखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो। बाय बाय।